नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार स्टेट के लिए शिक्षण कला और अन्य दक्षता का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो आपका 23 मई 2024 को जो पेपर हुआ था उसी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जिसका एग्जाम होने वाला है इसको कंप्लीट करके जाइएगा। देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन से रिपीट किया जा रहा है, यानी कि जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है 23-24 में, वहां से प्रश्न आ रहा है, तो इस पे कमांड कर लीजिए। हम पीवाईक्यू आपको करवा रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। इससे पहले बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिए हैं, जाके चैनल पर देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर प्ले लिस्ट बना दीजिए, तो आज हम प्ले लिस्ट बनवा देंगे, ठीक है। तो वहां से जाके देख लीजिएगा, होगा तो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले आप इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, आप सभी कीजिएगा ना लाइक, बिल्कुल कीजिएगा। तो सभी एक बार दिल से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए आप सभी। तो हम इतना बोलते हैं फिर भी आप सभी लाइक नहीं करते हैं, तो आप सभी एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा जो पूछा गया था, शिक्षण कला का प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान है। देखिए थोड़ा सा धुंधला है, बट आप सभी थोड़ा सा रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा तो क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान क्या हो जाएगा, क्या सीखने का प्रतिमान होगा या निर्देशनात्मक होगा या दोनों हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा शिक्षण बुनियादी की जब भी बात किया जाए तो यह आपका निर्देशनात्मक प्रतिमान होगा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न गलती होने की संभावना हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे ऑप्शन में सी पर जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर चल जाएगा आपका फालतू में। तो ध्यान से अब बिल्कुल बारीकी से चीजें समझिएगा आप सभी। नहीं समझ में आ रहा है तो प्रश्न को याद कर जाइए एग्जैक्ट, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर एक सूची दिया है, दूसरा सूची दिया हुआ है। यहाँ पे मुख्य प्रस्तावक है और आपका शिक्षण अस्त्र दिया हुआ है। देखिए स्मृति अस्त्र का प्रस्तावक जो था वो हर्बर्ट ही था, समझ अस्त्र का मॉरिसन था और रिफ्लेक्टिव लेवल का हंट था। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण में शामिल हैं। तो देखिए प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल होता है बता सकते हैं आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें शिक्षक सक्रिय और छात्र भी सक्रिय होता है। जो प्रभावी शिक्षण होता है ना, इसमें शिक्षक भी सक्रिय होता है और छात्र भी सक्रिय होता है। बात समझ रहे आप सभी। इसमें कह सकते हैं कि छात्र निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय ही होता है अगर प्रभावी शिक्षक रहा तो, अगर प्रभावी शिक्षण रहा तो। बात समझ गए आपसे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, किसी विषय का वर्णन करे, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। बात समझे, किसी भी विषय का वर्णन करे, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि जानने या याद रखने या स्मरण करने का संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ जैसे प्रश्न आप देखिएगा तो 2 ऑप्शन तो पहले छांट दीजिएगा आप कि भैया अनुप्रयोग और मूल्यांकन तो नहीं होगा। अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन जहाँ की 50-50% चांस होता है कि आपका सही हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात समझे। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, जब जानने और याद रखने की बात किया जाए ना, क्या हो जाएगा आपका, ज्ञान से संबंधित होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जानने यानी कि जानने की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं हम सभी। जानना है या याद रखना है यानी कि स्मृति से संबंधित है, तो वो क्या कर रहे हैं, जान के हम ज्ञान ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञान से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि से विद्यार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर आता है। अज्ञात मतलब कुछ नहीं जानता, ज्ञात मतलब वो चीज अब जानने लगा है, ठीक है। तो किस विधि से आते हैं, तो याद रखिएगा ये आगमन विधि से आते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आगमन विधि। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन है कि भारत में समृद्ध वनस्पति और जीवों के बारे में पढ़ाए जाने के बाद, यानी कि पहले कक्षा में वनस्पति और जीवों के बारे में पढ़ाया गया, उसके बाद प्राथमिक कक्षाओं के छात्र को स्कूल के द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, वहीं पर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर ले जाया जाता है उसको। उसके बाद जो है कि छात्र को क्या मदद मिलेगी, पहले पढ़ा दिया, उसके बाद फिर वो अभ्यारण्य लेके चल गया घुमाने के लिए, यानी कि उद्यान लेके चल गया घुमाने के लिए, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका बता सकते हैं आप सभी। क्या प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में उसको मदद मिलेगा, या कह सकते हैं कि कक्षा में सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थिति में सहसंबंधित करने में
मदद मिलेगा। तो यही इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कि कक्षा में जो चीज़ पहले सीखा उसके बाद वो चीज़ जाकर प्रैक्टिकली वहाँ पर देखा कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, ये है, ये है, बात समझे, तो उसको बिल्कुल मदद मिलेगा और वो कभी भूलेगा नहीं फिर। बात समझे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका। या तो अपने जीवन में भी कभी आपसे देखे होंगे कि पहले कोई चीज़ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कभी घूमने वहाँ चल जाइएगा, अच्छा ये हम इस बुक में पढ़े हुए थे, अच्छा ये वाला ये चीज़ है ना, तो वो चीज़ें क्या होता है, रिलेट होता है और बढ़िया से समझ पाते हैं आप। चलिए अगला है गतिविधि में शामिल है। देखिए सबसे पहले आपसे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंड कि सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर मेरे लिए अगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी देखिए पूरा एफर्ट लगा के हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको हम पूरा प्रीवियस क्वेश्चन करवा दें और आप पेपर में बेहतर स्कोर कर पाएँ। इसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं रखना है आप सभी को, क्योंकि भैया पास कर जाना है किसी भी तरीके से। बात समझे आप सभी, बिल्कुल सिर्फ पास करना है हमको, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक करके शेयर कर दीजिए आप सभी। देखिए गतिविधि में जो शामिल होता है शारीरिक क्रिया भी होता है, सामाजिक क्रिया भी होता है इसमें और मानसिक क्रिया भी होता है, तो ये सभी गतिविधि में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि पाठ्य योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया, इस पे एग्जाम पेपर हॉल में बिल्कुल गौर से प्रश्न को पढ़िएगा, अन्यथा एक प्रश्न यहाँ पर गलती होने की संभावना बन जाएगा अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। सबसे पहले पढ़िएगा पाठ्य योजना के बारे में सत्य क्या है, इससे आत्मविश्वास विकसित होता है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि यह विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से वितरित करने में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है कि ये छात्र द्वारा विकसित किया जाता है या किया गया है, ये गलत बात है। जो पाठ्य योजना है क्या छात्र बनाता है, आप जो देखें पाठ्य पुस्तक या कोई पुस्तक पढ़ते हैं क्या आप बनाते हैं, वो पुस्तक नहीं बनाते हैं। पाठ्य योजना शिक्षकों के द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। अगर आपका कहीं पर नौकरी लग जाता है, टीचर आप बन जाते हैं, अगर आप बच्चे को पढ़ाइएगा ना, तो पाठ्य योजना जो तैयार करना होगा वो आपको तैयार करना होगा, ना कि बच्चे तैयार करेगा। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। या अव्यवस्थित शिक्षण से बचाता है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई सरल प्रदर्शन का प्रयोग करना इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि कोई सरल प्रदर्शन या प्रयोग करना, ये आपका किसका उदाहरण है, यह आपका स्पष्ट करना होगा। याद रखिएगा, कोई भी सरल प्रदर्शन करना या प्रयोग करना, यह स्पष्ट करना का उदाहरण है, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है। क्या माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए, या शिक्षक शिक्षण संस्थानों के लिए उपयोगी है। तो याद रखिएगा आप सभी, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है ना, ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयोगी होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे, सूक्ष्म शिक्षण। अगला क्वेश्चन है कि एच.सी. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच क्या एक संपर्क है, बता सकते हैं। तो ये दोनों के बीच दो ध्रुवीय संपर्क है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, एक व्यक्ति ज़्यादा जानता है और एक व्यक्ति कम जानता है, तो इसके बीच क्या होगा, दो ध्रुवीय संपर्क होगा। अगला है कि यदि शिक्षक समझाने के लिए उदाहरण दे रहा है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए, क्या सुनिश्चित करना चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लेके किसी बच्चे को समझा रहे हैं तो वो क्लास में आप बच्चे को देखिएगा कि किस किस समाज से आता है, उसकी संस्कृति क्या है, पृष्ठभूमि क्या है उसका, बात समझे, उसके बाद ही आप अच्छा उदाहरण दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक कास्ट को लेकर आप उदाहरण दे दिए, अब उस बच्चे के मन में दुखी हो गया। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के छात्र को सुनिश्चित करना होगा, तब जाके आप उदाहरण दीजिएगा और उसके बाद समझाइएगा। बात समझे, तब जाके चीजें क्या होगा, बच्चे समझेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि योजनाओं एवं निर्णयों के क्रियान्वयन डैश का भाग है। तो योजनाओं एवं निर्णयों का क्रियान्वयन ये आपका पाठ्यक्रम संचालन करने का भाग है, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्धि शिक्षाओं को प्रोत्साहित करता है। तो कक्षा समृद्ध शिक्षाओं को जो प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोनो हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी कि शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त वो किया जा सके। ये आपका कक्षा समृद्धि शिक्षण को प्रोत्साहित करती है। अगर कोई भी बाल साहित्य है, अगर वो खुली ताक यानी कि शेल्फ में है, जो उसको कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, ये उसके लिए उपयोगी होगा। बात समझे आप सभी, यानी कि प्रोत्साहित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है। देखिए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है, इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है, जबकि सरस्वती महल पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय माना गया है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। वहीं खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है, इसको भी राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय माना गया है। कहाँ पे है ये? बिहार के पटना में, याद रखिएगा। कहाँ पे? बिहार के पटना में। और रामपुर राजा लाइब्रेरी जो है, ये आपका भी राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय है, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को एक सुगमकर्ताओं के रूप में होना चाहिए। क्या आपको क्रोधी होना चाहिए या हावी होने वाला होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, जोशीला, समझदार और आत्मनियंत्रण युक्त होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को अपने छात्र के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपनी विशेषज्ञ सेवा को केवल उनके लिए सच्चाई को प्रसारित करना चाहिए। तो ये अपने छात्र के लाभ के लिए प्रसारित करना चाहिए। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, कि शिक्षक को अपने छात्र के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपने या अपनी विशेषज्ञ सेवा को केवल उनके लिए सच्चाई से प्रसारित करना चाहिए। किसके लिए? अपने छात्र के लाभ के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है। तो यहाँ पर परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें छात्र के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल होता है। परियोजना आधारित शिक्षण में याद रखेंगे आप सभी, डी राइट आंसर होगा। परियोजना आधारित शिक्षण में क्या शामिल होता है? तो इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल होता है। अगला है कि शिक्षण या निर्देश की शुरुआत से पहले आयोजित किए गए आकलन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, शिक्षण या निर्देश की शुरुआत से पहले आयोजित किए गए आकलन को हम सिर्फ प्रारंभिक आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक आकलन कहते हैं। अगला है आकलन की विश्वसनीयता संबंधित है आकलन के डैश से। तो ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, निरंतरता से संबंधित है। किससे? निरंतरता से संबंधित है। चलिए अगला है प्रोजेक्टिव तकनीकियों का उपयोग मूल रूप से डैश मापने के लिए किया जाता है, यानी कि किसको मापने के लिए करते हैं? प्रोजेक्टिव तकनीकी का। तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व को मापने के लिए हम सभी प्रोजेक्टिव तकनीकी का प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे क्या बताएं आपको? बिल्कुल, प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग हम सिर्फ व्यक्तित्व को मापने के लिए करते हैं। अगला है पाठ्यचर्या है। तो पाठ्यचर्या क्या है? बी राइट आंसर होगा, पाठ्यक्रम है पाठ्यचर्या। याद रखिएगा, पाठ्यचर्या क्या होता है? पाठ्यक्रम ही होता है पाठ्यचर्या। अगला है योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो देखिए, योगात्मक मूल्यांकन जो होता है, ये सबसे आपका अंत में होता है। याद रखिएगा आप सभी, मूल्यांकन योग वाला कब होगा, यानी कि जोड़ने का काम कब कीजिएगा? लास्ट में। बात समझ रहे आपसे? बिल्कुल। क्वेश्चन में 26 पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दो कथन दिया गया है। अंतर्निहित स्मृति सूचना के अंतर्राष्ट्रीय या सचेतन स्मरण को संदर्भित करती है, पहला कथन है। दूसरा है कि अस्पष्ट स्मृति उन यादों को संदर्भित करती है जिनके बारे में लोग सचेत रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन यह उनके बाद के प्रदर्शन और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। तो इसका कथन कौन सा सही हो जाएगा? पहला कथन है कि अंतर्निहित स्मृति सूचना के अंतर्राष्ट्रीय या सचेतन स्मरण को संदर्भित करती है। यह कथन गलत है। जो अंतर्निहित जो होते हैं स्मृति, याद रखिएगा, जो अंतर्निहित स्मृति होते हैं उन यादों को संदर्भित करते हैं जिनके बारे में लोग सचेत रूप से नहीं जानते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है? जानने की बात कर रहा है, यानी संदर्भित कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? जो नहीं जानते हैं वही आपका अंतर्निहित स्मृति होता है। सूचना याद रखिएगा, अंतर्निहित
निहित स्मृति सूचना होता है जो सचेत रूप से नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ नहीं जानने की बात रहता तब ये कथन सही होता, ये कथन गलत हो गया। दूसरा है कि अस्पष्ट स्मृति उन यादों को संदर्भित करती है जिनके बारे में लोग सचेत रूप से नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, जो वो अस्पष्ट स्मृति यादों को संदर्भित करते हैं जो जानते हैं। अगर कोई भी चीज को जानते हैं तब जाके आप स्पष्ट तरीके से हर चीज को बता सकते हैं। बात समझे? तो ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। समझ में आया आपको? प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की योग्यता ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 28 नंबर पर आप सभी, कि शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अगर शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, ये प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करेगा, यानी कि बच्चों को सीखने का एक अच्छा सुविधा प्रदान करेगा अगर शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि संबंध अच्छा बन जाता है। ठीक है, हंसी मजाक करके अगर लगता है वो टीचर ना मान के अगर आपको दोस्त मानता है ना तो वो हर चीज़ आपसे पूछेगा। अगर वही डांट धपकार दीजिएगा तो वो बच्चे फिर पूछेगा नहीं, सीख नहीं पाएगा बच्चे। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि कार्रवाई का सिद्धांत शिक्षकों से अपने छात्र को प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने की मांग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑडियो विजुअल संबंधित अनुभव स्थितियों पर उचित तरीके से प्रतिक्रिया करना। ध्यान दीजिएगा, बी राइट आंसर होगा। इसको आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, कार्रवाई का सिद्धांत शिक्षकों से अपने छात्र की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने की मांग करता है। ऑडियो विजुअल संबंधित अनुभव स्थितियों पर उचित तरीके से प्रतिक्रिया करना। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर देख लीजिएगा कि दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के साथ बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए एक शिक्षक को ध्यान में क्या रखना चाहिए? तो उचित प्रस्तुति का सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। याद रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर जीएस वाला पेपर है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल ओडायर के द्वारा गोली चलाया गया था। किस राज्य ने अपने घरों की छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य किया है? तो यह आपका तमिलनाडु राज्य ने किया है। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ का उदाहरण है? तो देखिए एक साथ आने वाला संघ का जो उदाहरण है वो आपका यूएसए हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा देश हो जाएगा? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचकठिया प्रणाली आंदोलन का हिस्सा नहीं था? यानी कि कौन इनमें से पंचकठिया प्रणाली का हिस्सा नहीं था? देखिए आपका शेख गुलाब है, हरबंश सहाय है और प्रेमचंद्र मुंशी है, पीरचंद्र मुंशी है, जबकि राजेंद्र प्रसाद इससे संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गबन किसके लेख हैं? तो देखिए गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। हम छोटी जल टैंकियों में मछली रखते हैं जिन्हें कहा जाता है? तो देखिए एक छोटी जल टैंकी में जो हम मछली रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक्वेरियम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है, रात में बाघ हमसे कितने बेहतर देख सकते हैं? तो देखिए रात में बाघ को दिखाई देता है और हमसे 6 गुना बेहतर वो देख सकते हैं। बी राइट आंसर होगा। बात समझे? जिसको लगता है कि बाघ रात में नहीं देख पाता, ये गलत है। याद रखिएगा 6 गुना बेसी हमसे देख सकता है। काला हांडी में कई मजदूर की मौत हो रही है, ये उड़ीसा में पड़ता है काला हांडी। यह आपका भूख से मर रहे हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि इसका फसल पर रोग कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए बैक्टीरिया से पड़ता है, कवक से पड़ता है, वायरस से भी पड़ता है। केचुआ, याद रखिएगा, जो जिस खेत में केचुआ रहेगा उस पर फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हालांकि और भी उपजाऊ फसल बन जाता है जहाँ केचुआ रहा। अच्छा, आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तो देखिए आवश्यक पोषक तत्व आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन, खनिज लवण और पानी, ये सभी तो चाहिए। ये आपका मुख्य हो जाएगा। देखिए किसी भी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का अगर योग की बात किया जाए तो ये आपका 540 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि जब आप एक गोल सेब को क्षैतिज काट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलता है? तो इनमें जो आपको मिल जाएगा वो आपका वृत्त वाला मिलता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये सभी प्रश्न एग्जैक्ट याद रखिएगा, याद रखने वाला ही प्रश्न है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की सेट को यहीं कंप्लीट करते हैं और जाते जाते सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। ठीक है,
सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे पहले जितने भी हम PYQ करवा रहे हैं उसको जाके कवर कर लीजिएगा, क्योंकि PYQ से ही क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारा। ठीक है, 2023 2024 से प्रश्न आ रहा है, तो उसको पूरा कंप्लीट करके ही जाइएगा पेपर देने के लिए, काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।